नमस्कार, आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीटीईटी परीक्षा के लिए मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 4-5 नंबर पक्के हो सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। हम हर एक संप्रदाय को, मतलब हर एक स्कूल ऑफ थॉट को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर परीक्षा में सवाल बनते कैसे हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के दो सबसे पुराने और सबसे बड़े विचारों, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की टक्कर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे गेस्टाल्ट, मानवतावाद और संज्ञानवाद ने इस कहानी में नए रंग भरे हैं। इसके बाद हम रचनावाद को जानेंगे, जो आज की क्लासरूम के लिए, आपके लिए एक टीचर के तौर पर सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स और प्रैक्टिस सवालों से अपनी तैयारी को एकदम पक्का करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सोचिए, मनोविज्ञान के शुरुआती दिनों में दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक का कहना था कि सच सिर्फ वो है जो आंखों से दिखता है, यानी हमारा बाहरी व्यवहार। और दूसरी ताकत का मानना था कि असली खेल तो दिमाग के अंदर चल रहा है, एक ऐसी जगह जिसे अचेतन मन कहते हैं। यहीं से शुरू होती है व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की दिलचस्प कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारवाद की। साल था 1913 और इसे सामने लाने वाले थे जेबी वॉटसन। इनका आइडिया ना बहुत सीधा और सरल था। मनोविज्ञान को सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी हमारा व्यवहार। व्यवहारवादियों के लिए हम सब एक कोरी स्लेट की तरह पैदा होते हैं और हमारा आसपास का माहौल, हमारा वातावरण ही हमें बनाता बिगाड़ता है। यहाँ जेनेटिक्स से ज़्यादा माहौल को तवज्जो दी गई। वॉटसन का ये जो मशहूर कथन है ना, ये व्यवहारवाद की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। वो कितने कॉन्फिडेंट थे। उनका दावा था कि माहौल इतना पावरफुल है कि वो किसी भी बच्चे का भविष्य तय कर सकता है, चाहे उसकी परवरिश या खानदान कुछ भी हो। उस समय के लिए ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और ये रहा आपकी परीक्षा के लिए एक गोल्डन पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। यूपीटेट 2026 में ये सवाल आ सकता है कि मन या चेतना को ब्लैक बॉक्स किसने माना? तो जवाब है व्यवहारवादियों ने। उनका मानना था कि दिमाग एक बंद डिब्बे जैसा है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमने क्या इनपुट दिया और बाहर क्या आउटपुट, यानी क्या व्यवहार देखने को मिला। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, सिगमंड फ्रॉइड और उनके मनोविश्लेषणवाद पर। फ्रॉइड ने आकर कहा, रुको, तुम लोग गलत जगह देख रहे हो। असली वजह बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर बहुत गहराई में छिपी है। उनके हिसाब से हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, जहां हमारी सारी छिपी हुई इच्छाएं और डर दबे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि इस अचेतन मन में आखिर है क्या? फ्रॉइड के मुताबिक ये हमारी दबी हुई इच्छाओं का, हमारे गहरे डरों का, हमारे गुस्से का और उन सभी सामाजिक रूप से अस्वीकार्य विचारों का एक स्टोर हाउस है। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सपनों में, हमारी जुबान फिसलने में या हमारे अजीब व्यवहार में बाहर आने की कोशिश करती रहती हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ है व्यवहारवाद, जो बाहरी दिखने वाले व्यवहार पर फोकस करता है और मानता है कि माहौल ही सब कुछ है। दूसरी तरफ है मनोविश्लेषणवाद, जो मन की गहराइयों में, यानी अचेतन मन में गोते लगाता है। जहां एक का तरीका है एक्सपेरिमेंट करना, वहीं दूसरे का है सपनों का विश्लेषण करना। ये मनोविज्ञान की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। तो जब व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद की ये बड़ी बहस चल रही थी, मनोविज्ञान में कुछ नई आवाजें उठने लगीं। इन नए स्कूलों का मानना था कि इंसान को समझना इतना सीधा नहीं है। हमें सिर्फ बाहरी व्यवहार या भीतरी दबी इच्छाओं से आगे बढ़कर देखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि वो नए विचार क्या थे जिन्होंने इस नजरिए को और बड़ा किया। सबसे पहले मैदान में आया गेस्टाल्टवाद, जिसकी नींव 1912 में मैक्स वर्दाइमर ने रखी। देखिए, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है एक पूरा आकार या समग्र। इनका मूल मंत्र था द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब कोई भी चीज उसके टुकड़ों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। जैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं तो आप अलग अलग सुरों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि पूरी धुन को महसूस करते हैं। बस यही है गेस्टाल्ट। इसके बाद आया मानवतावाद,
जिसे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। इसे मनोविज्ञान की सबसे पॉजिटिव, सबसे आशावादी धारा माना जाता है। यह व्यक्ति की क्षमता, उसकी आज़ादी और आत्मसिद्धि यानी खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने की चाह पर जोर देता है। इनका मानना था कि हर इंसान में आगे बढ़ने की, अच्छा करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। और फिर संज्ञानवाद के साथ फोकस एक बार फिर दिमाग पर वापस आया, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अंदाज ने। पियाजे और ब्रूनर जैसे महान विचारकों ने मानसिक प्रक्रियाएं जैसे सोचना, याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इन सब का अध्ययन किया। इन्होंने मन की तुलना एक कंप्यूटर से की, जो इंफॉर्मेशन लेता है, उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर आउटपुट देता है। अब हम मनोविज्ञान के उस विचार पर आते हैं जो आज के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है रचनावाद। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञान हमें परोसा नहीं जाता, बल्कि हम उसे खुद बनाते हैं, उसकी रचना करते हैं। रचनावाद कहता है कि बच्चा ज्ञान का कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे शिक्षक भरता है, बल्कि वो अपने ज्ञान का निर्माता खुद है। यहाँ यूपीटेट के लिए दो नाम सबसे जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा, पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे, जिन्हें हम संज्ञानात्मक रचनावादी कहते हैं, मानते हैं कि बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह है जो अपने आसपास की दुनिया के साथ एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। वही वाइगोत्स्की, जो एक सामाजिक रचनावादी हैं, कहते हैं कि बच्चा समाज से, अपनी भाषा से और दूसरों से बातचीत करके सीखता है। बहुत बढ़िया, हमने सभी प्रमुख संप्रदायों की कहानी समझ ली है। अब चलिए कुछ ऐसे सीधे साधे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो यूपीटेट 2026 परीक्षा में सीधे सीधे एक एक नंबर दिला सकते हैं। इन्हें तो बस दिमाग में बैठा लेना है। चलिए मनोविज्ञान के इस सफर को तारीखों के साथ देखते हैं। 1590 में पहली बार साइकोलॉजी शब्द इस्तेमाल हुआ। असली क्रांति आई 1879 में, जब विल्हेम वुंट ने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। ये बहुत जरूरी है। फिर 20वीं सदी में फ्रॉइड, वर्दाइमर और वॉटसन ने इस क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया। और हाँ, भारत के नजरिए से 1916 का साल याद रखना बहुत जरूरी है, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में देश की पहली साइकोलॉजी लैब स्थापित हुई थी। अब ये स्लाइड तो आपके नोट्स का सबसे जरूरी हिस्सा होनी चाहिए। चलिए फटाफट दोहराते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। आधुनिक संज्ञानवाद के जनक जेरोम ब्रूनर। भारत में पहली प्रयोगशाला 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय, और उस प्रयोगशाला के पहले अध्यक्ष एन सेनगुप्ता। ये वन लाइनर्स सीधे सवाल बनकर आ सकते हैं। तो चलिए अब समय है अपनी तैयारी को जांचने का। कमर कस लीजिए। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इन सवालों पर लागू करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आपकी समझ कितनी गहरी हुई है। पहला सवाल, सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत ने मनोविज्ञान में क्रांति क्यों ला दी? थोड़ा सोचिए, फ्रॉइड का नाम आते ही क्या याद आता है? जी हां, अचेतन मन। तो इसका सही जवाब है बी। फ्रॉइड ने ही तो अचेतन मन, सपनों और दबी हुई इच्छाओं के महत्व पर जोर दिया था। विकल्प ए तो व्यवहारवाद है, इसलिए वो गलत है। दूसरा सवाल, मानवतावादी मनोविज्ञान को किन दो प्रमुख विद्वानों ने विकसित किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? याद कीजिए, हमने इसे सबसे पॉजिटिव स्कूल कहा था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, जिनका पूरा फोकस आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत विकास पर था। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, संज्ञानात्मक क्रांति किस युग में और क्यों हुई? हमने किसकी तुलना कंप्यूटर से की थी? संज्ञानात्मक की, है ना? तो इसका सही जवाब है ए, 1950 और 60 के दशक में। जब कंप्यूटर आया तो उसने वैज्ञानिकों को दिमाग की प्रक्रियाओं को समझने का एक नया मॉडल दिया, और यहीं से संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत खूब। चलिए अब एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं, बस कुछ कीवर्ड्स, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। तो इन शब्दों को याद रखिए। व्यवहारवाद मतलब देखने योग्य क्रियाएं, मनोविश्लेषण मतलब अचेतन मन, गेस्टाल्ट मतलब पूरी तस्वीर, मानवतावाद मतलब सर्वश्रेष्ठ स्व, संज्ञानवाद मतलब सोचता हुआ मन, और रचनावाद मतलब सक्रिय सीखना। तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरी तरह समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही यूपीटेट 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए यंग इंडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।